हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठोस अवस्था का नया लेक्चर और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल की आगे की बातें मतलब कि पिछली क्लास में हमने परिमाप के आधार पर इकाई कोशिका के प्रकार देखे थे, क्रिस्टल जालक देखा था, इकाई कोशिका की गुणधर्मों के बारे में बात की थी, अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण, इनके बारे में बात की थी। आज हम बच्चों वहां से आगे बढ़ने वाले हैं। अवयवी की व्यवस्था के आधार पर इकाई कोशिका के जो प्रकार है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है आप देख सकते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, हम अपने सिलेबस में जिस इकाई कोशिका की बात कर रहे हैं वो कौन सी है, गणीय इकाई कोशिका। कौन सी है, गणीय इकाई कोशिका। तो हम अपने सिलेबस में जिस इकाई कोशिका की बात करते हैं वो गणीय इकाई कोशिका, मतलब कि गणीय मतलब कि गण के आकार की। गण के आकार की इकाई कोशिका की हम बात करते हैं। तो बच्चों ये जो गण के आकार की इकाई कोशिका है उसमें विभिन्न जालक बिंदुओं पर एक परमाणु का योगदान क्या है ये हमें बताना है। मतलब ये है बच्चों कि ये जो एक गणीय इकाई कोशिका है ना, इसके बगल में एक और इकाई कोशिका होती है ऐसी कैसी। इस गणीय इकाई कोशिका के पीछे एक और इकाई कोशिका होती है, इस इकाई कोशिका के बाईं तरफ भी एक और इकाई कोशिका होती है और इस इकाई कोशिका के आगे भी एक इकाई कोशिका होती है। मतलब कि एक इकाई कोशिका बच्चों दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारी इकाई कोशिकाओं से जुड़ी होती है। ऐसा समझिए, मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक गेंद रखी, ठीक है। अब ये जो गेंद होगी, ये जो अणु होगा या परमाणु होगा बेटा, ये परमाणु अणु ये इस इकाई कोशिका के अंदर तो होगा ही। देखो ये इकाई कोशिका के अंदर तो ये गेंद है ही, इस गेंद का कुछ भाग ऐसा होगा जो कि बेटा इस इकाई कोशिका के पास यहाँ वाली इकाई कोशिका द्वारा भी घेरा गया होगा। इस गेंद का कुछ भाग पीछे की इकाई कोशिका द्वारा भी घेरा गया होगा। इस गेंद का कुछ भाग ऊपर वाली इकाई कोशिकाओं द्वारा भी घेरा गया होगा। मतलब कि ये जो एक गेंद है बच्चों, ये एक गेंद बहुत सारी इकाई कोशिकाओं से जुड़ी होती है, या ये बोल दो कि बहुत सारी इकाई कोशिकाओं में इस गेंद का योगदान होता है। तो अब हमें पता लगाना है कि इस गेंद का या इस अणु का, इस परमाणु का, बेटा गेंद का मतलब अणु या परमाणु। तो अब हमें बेटा ये देखना है कि ये जो एक परमाणु है या एक अणु है, इसका एक इकाई कोशिका में कितना हिस्सा उपस्थित है। मतलब कि ये पूरी की पूरी जो बॉल है, ये बॉल इस इकाई कोशिका में कितना है। अगर ये एक मान लो इस बॉल को, तो इस इकाई कोशिका में इस बॉल का कितना भाग है, 1/4 है या 1/8 है या 1/2 है या 1/6 है, कितना भाग है टोटल। एक भाग में से कितना भाग इस गेंद का इकाई कोशिका के अंदर उपस्थित है ये हमें पता लगाना है। चलिए तो इसी को साबित करने के लिए बच्चों अब हम करेंगे कुछ कैलकुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को, इस बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं। चलो तो समझने से पहले मैं ठीक, तो मैं यहाँ पर एक गेंद ले लेता हूँ बच्चों। ये है एक गेंद जो कि कोने पर उपस्थित है। अब कोने पर उपस्थित ये जो गेंद है, कोने पर उपस्थित ये जो गेंद है, कोने पर उपस्थित ये जो गेंद है बेटा, इस गेंद को पहले अब आधे भाग में बांट दो। पहले मैंने क्या किया, मैंने इस गेंद को पहले आधा कर दिया, तो मैंने इस गेंद को देखो आधा कर दिया, इस गेंद को आधा कर दिया, ठीक है। ये आधी गेंद हो गई, ये गेंद आधी हो गई, तो भैया ये गेंद हो गई आधी। तो आधी गेंद है आपकी, ठीक है भैया, ये रही आपकी आधी गेंद, ये आपकी आधी गेंद। तो मैंने आप इस गेंद को मैंने आधा कर लिया, मतलब कि आधा हिस्सा नीचे है आधा हिस्सा ऊपर, मतलब गेंद को मैंने क्या कर लिया आधा, 1/2 कर लिया। अब 1/2 करने के बाद इस गेंद को आधा कर लिया, चलो आधा कर लेते हैं। इस गेंद को मैंने कर लिया आधा, तो इसका आधा हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आधा हिस्सा, ये है गेंद का आधा हिस्सा। तो गेंद का आधा हिस्सा नीचे है, गेंद का आधा हिस्सा ऊपर है। तो इस गेंद का आधा हिस्सा मैंने बना रखा है। अब इस गेंद का आधा हिस्सा बनाने के बाद बेटा अब यहाँ पे एक चीज और बोल करिए, ये लाइन और ये लाइन, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। चलो तो इस गेंद में 4 हिस्से हैं। अगर मैं इस गेंद का इतना भाग कंसीडर करूं, समझना बच्चों, इस आधी गेंद का भी कितने भाग है, ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो आधी गेंद का भी 1/4, समझ बेटा। तो ये आधी गेंद है और इस आधी गेंद का भी 1/4 ये होगा, 1/4 ये होगा, 1/4 ये होगा और 1/4 इधर वाला होगा। मतलब इस पूरी आधी गेंद का ये इतना हिस्सा कितना क्या है, 1/4। तो 1/2 का 1/4वां हिस्सा तो कितना आ गया बेटा, 1/8। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जो पार्ट जो दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या है बच्चों, ये 1/4 हिस्सा है, ये 1/4 भाग है, ये 1/4 भाग, तो 1/4 भाग है और किसका 1/4 भाग, आधी गेंद का, पूरी गेंद का आधा भाग, तो आधी गेंद का 1/4, तो टोटल कितना होगा 1/8। मतलब कि ये वही 1/8 भाग है जो कि यहाँ पर उपस्थित है, ये यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर ये। इसका मतलब इस इकाई कोशिका में इस गेंद का कितना भाग उपस्थित है बेटा, 1/8 भाग उपस्थित है। इस इकाई कोशिका के अंदर इस गेंद का इतना सा हिस्सा 1/8 भाग बच्चों यहाँ पर उपस्थित है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि भैया एक गेंद का कोना जो है, एक घन का जो कोना है वो 8 घन के कोनों में उपस्थित होता है, इसलिए कोने पर परमाणु का 1/8 भाग होता है। तो कोने पर जो परमाणु है उसका कितना भाग है, 1/8 भाग होता है। समझ में, ये बात समझ में। तो कोने पर जो भी परमाणु होगा बेटा उसका योगदान इकाई कोशिका में 1/8 होगा। चलो दूसरा, फलक 2 घन में उभयनिष्ठ होता है। चलो फलक की बात करें, फलक की बात करते हैं, फलक की बात करते हैं, चलिए फलक की बात करते हैं, फलक की बात करते हैं। ये रहा आपका फलक, देख सकते हैं, ये है बच्चों आपका एक फलक, ये रहा आपका फलक, ठीक है। इस फलक के बीच में मान लो कोई गेंद प्रेजेंट है, यहाँ पे गेंद उपस्थित है, इस फलक में ये गेंद उपस्थित है, ठीक है, ठीक है। पूरा का पूरा फलक है ये, इस फलक के केंद्र में गेंद उपस्थित है। अब आप बच्चों एक बात देखो, इस गेंद का आधा हिस्सा इस इकाई कोशिका में, आधा हिस्सा इस इकाई कोशिका में, मतलब ये जो गेंद है, इस गेंद का आधा हिस्सा जो होगा वो इस वाली इकाई कोशिका में, आधा हिस्सा इधर वाली इकाई कोशिका में होगा। मतलब कि मैं इस गेंद को कैसे बना सकता हूँ, देखो कितना योगदान है, देखो इस गेंद का आधा हिस्सा यहाँ पर है और इस गेंद का आधा हिस्सा इधर है, तो ये आधा भाग गेंद का और ये दूसरा आधा भाग। तो इस गेंद का फलक के केंद्र पर, दीवार के केंद्र पर ये जो गेंद उपस्थित है, इसका आधा हिस्सा इकाई कोशिका के अंदर और दूसरा आधा हिस्सा दूसरी इकाई कोशिका के अंदर। मतलब कि फलक के केंद्र पर उपस्थित
जो गेंद है उसका आधा हिस्सा जो है बच्चों एक इकाई कोशिका में उपस्थित होता है। तो घन का एक जो फलक होता है, घन का ये जो फलक है ये दो घन में उभयनिष्ठ होता है। इस घन और इस घन के बीच में एक फलक आता है। तो एक फलक जो होता है वो दो घन के बीच में उपस्थित होता है। इसलिए घन के एक फलक पर परमाणु का 1/2 हिस्सा उपस्थित होता है। तो ये जो परमाणु यहाँ पर केंद्र पर है, इस परमाणु का आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, तो 1/2 हिस्सा यहाँ पर उपस्थित होता है। तो किसी भी गेंद या किसी भी परमाणु का 1/8 भाग होता है। कोने पर उपस्थित किसी भी परमाणु का 1/8 भाग इकाई कोशिका में योगदान करता है और फलक के केंद्र पर उपस्थित किसी भी परमाणु का आधा हिस्सा इकाई कोशिका में योगदान करता है। तो फलक के केंद्र पर योगदान होता है 1/2 और कोने पर योगदान होता है 1/8। चलो, घन की एक भुजा 4 घनों में उभयनिष्ठ होती है। इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ। मान लो कोई परमाणु जो है, मान लीजिए कोई परमाणु बच्चों यहाँ पे है, मान लीजिए कोई परमाणु यहाँ उपस्थित है भुजा के केंद्र पर। अब बच्चों सीधी सी बात है, भुजा के केंद्र पर जो परमाणु होगा ना, इस भुजा घन के कोर के केंद्र पर, इस घन के पीछे की तरफ घन होगा, इस घन के ऊपर की तरफ घन होगा, इस घन के पीछे जो घन है उसके ऊपर घन होगा। मतलब कि ये एक जो गोला है बच्चों 4 इकाई कोशिकाओं से जुड़ा होगा। एक बात ध्यान रखना, ये भुजा के केंद्र पर आने वाला जो गोला है बेटा, ये इस इकाई कोशिका का है, इससे ऊपर वाली इकाई कोशिका का है, इस इकाई कोशिका के पीछे इकाई कोशिका और उसके ऊपर इकाई कोशिका, 4 इकाई कोशिकाओं के बीच में गोला होगा बेटा। चलो ऐसा समझ में नहीं आता, चलो इस तरीके से समझ में आता। एक तरीका और देखो, तो भुजा के केंद्र पर आने वाला जो गोला होगा, देखो ऐसे देखो, ये भुजा के केंद्र पर है। अब भुजा के केंद्र पर होने वाला ये गोला बच्चों दाईं तरफ इकाई कोशिका से जुड़ा हुआ है, बाईं तरफ इकाई कोशिका से जुड़ा हुआ है। ये वाला गोला ऊपर की तरफ 2 इकाई कोशिकाओं से भी तो योगदान करेगा। तो ये गोला इधर की इकाई कोशिका से, यहाँ की इकाई कोशिका से, इस इकाई कोशिका के ऊपर इकाई कोशिका होगी उससे जुड़ा होगा और इस इकाई कोशिका के ऊपर भी एक इकाई कोशिका होगी उससे भी जुड़ा होगा। मतलब कि एक गोला 4 इकाई कोशिकाओं के अंदर योगदान करेगा। तो एक गोले का 4 इकाई कोशिकाओं में योगदान हो रहा है, तो एक इकाई कोशिका में कितना योगदान हुआ? 1/4। एक इकाई कोशिका में 1/4 योगदान होता है। बड़ा ध्यान रखना, यदि एक गोला 4 इकाई कोशिकाओं में योगदान कर रहा है तो एक इकाई कोशिका में कितना होगा? 1/4 हिस्सा होगा। तो ऐसे ध्यान रखो कि 4 इकाई कोशिकाएं मिलकर के एक गोले को अपने अंदर रखती हैं। तो एक इकाई कोशिका कितनी रखेगी? 1/4। तो 1/4 आएगा, तो 1/4 हिस्सा आएगा। यहाँ पे 1/4 हिस्सा उपस्थित है। अच्छा, घन का केंद्र किसी भी घन दूसरे घन में उपस्थित नहीं होता। ये जो घन है ना बेटा, इस घन के केंद्र पर यदि कोई गोला उपस्थित है, घन के केंद्र पर यदि कोई गोला उपस्थित है तो ये गोला पूरी तरह से इस घन के केंद्र पर होगा। इसको कोई भी दूसरी और इकाई कोशिका योगदान नहीं करेगी। तो बेटा हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। अगर घन के कोने पर कोई गोला उपस्थित है, कोई परमाणु उपस्थित है, तो घन के कोने पर उसका योगदान 1/8 होता है। फलक के केंद्र पर यदि कोई इकाई कोशिका के फलक के केंद्र पर यदि कोई गोला या परमाणु उपस्थित है तो उसका योगदान इकाई कोशिका में 1/2 होता है। भुजा के केंद्र पर यदि कोई गोला उपस्थित है तो उसका योगदान 1/4 होता है। और यदि बच्चों संपूर्ण इकाई कोशिका के केंद्र में कोई गोला उपस्थित है तो उसका योगदान 1 होता है। तो ये चारों ही पॉइंट बेटा बहुत ही खास है, आपको ध्यान रखना। क्लियर? चल, तो अब हमको इकाई कोशिका में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर अवयवी कणों की, थोड़ी बढ़िया राइटिंग में लिख लेता हूं यार, राइटिंग सही नहीं आती तो मजा नहीं आता बच्चों लिखने का। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई कोशिका निम्न प्रकार की होती है। उसमें सबसे फर्स्ट है, बच्चों सरल प्रकार की इकाई कोशिका, या जिसको आप बोलते हो आद्य इकाई कोशिका, या जिसको आप बोलते हो प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसको आप बोलते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एससीसी। क्या लिखते हैं बेटा? एससीसी। दूसरा है बच्चों इसमें केंद्रित इकाई कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या? सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, केंद्रित इकाई कोशिका जो है बच्चों ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। ठीक है, काय केंद्रित इकाई कोशिका या अंतः केंद्रित इकाई कोशिका, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। क्या बोलते हैं इसको? बीसीसी। चलो, दूसरा यहां पे बच्चों फलक केंद्रित इकाई कोशिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है ये, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी। ठीक है, और तीसरा यहां पे बच्चों अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं बेटा ईसीसी। क्या बोलते हैं? ईसीसी। ठीक है, तो अब हमको इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है बच्चों वो सरल प्रकार की या आद्य प्रकार की या प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सरल प्रकार की आद्य यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल प्रकार की, आद्य प्रकार की, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। चलो, अब बच्चों इसमें क्या होता है, घन में सभी परमाणु इकाई कोशिका के, घनी इकाई कोशिका के कोनों पर
उपस्थित होते हैं। सभी परमाणु घनी इकाई कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये कोना, 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 एक कोने पर, दो कोने पर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 घनी इकाई कोशिका के सभी 8 कोनों पर, घन में सभी परमाणु घनी इकाई कोशिका के सभी 8 कोनों पर, सभी 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित है। यहाँ परमाणु, चलो अब देखो यहाँ पे देखो, तो ये चौथा, ये पहला, ये नीचे दूसरा, ये तीसरा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चौथे के बाद यहाँ पे पांचवा, पांचवे के बाद में यहाँ पे छठा, छठे के नीचे यहाँ पे सातवां होगा और यहाँ पे कहीं आठवां। इस तरह से 8 गोले 8 कोनों पर उपस्थित है। चल 1, 4, 5, 6, तो देखो यहाँ 8 कोनों पर 8 गोले, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये पहला कोना, फिर ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, तीसरा, तीसरे के बाद यहाँ पे चौथा, कहीं भी 4 मान लो, 4 कोने, ठीक है। फिर आप मान लो इसको पांचवा मान लो, है ना, पांचवे बाद यहाँ कोने पर छठा कोना मान लो, ठीक है, ये सातवां और ये आठवां। इस तरीके से टोटल 8 कोने बच्चे होते हैं एक घनी इकाई कोशिका के। इन 8 कोनों पर बच्चों क्या उपस्थित है? इन 8 कोनों पर 8 गोले उपस्थित है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि घन के एक कोने पर, अभी मैंने आपको क्या बताया, घन के एक कोने पर, चूंकि घन के एक कोने पर परमाणु का योगदान कितना होता है? घन के एक कोने पर एक परमाणु का योगदान कितना होता है? घन के एक कोने पर एक परमाणु का योगदान कितना होता है? घन के एक कोने पर एक परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/8। क्या होता है बेटा? 1/8। इसीलिए घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु का योगदान कितना होता है? घन के एक कोने पर एक परमाणु का योगदान 1/8, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु का योगदान कितना होगा? 1/8 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब कि सरल प्रकार की इकाई कोशिका में 8 कोनों पर 8 परमाणु का योगदान कितना होता है? मतलब कि परिणामी रूप से सरल प्रकार की, आद्य प्रकार की प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर परिणामी रूप से एक ही अवयवी कण होता है। एक ही गोला, सारे गोलों का परिणामी निकालोगे, परिणामी रिजल्टेंट एक ही गोला होता है इसके अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो इसका मतलब एससीसी में अवयवी कणों की संख्या, इसका मतलब एससीसी में अवयवी कणों की संख्या परिणामी रूप से कितनी होती है? 1 होती है। एससीसी में अवयवी कणों की संख्या परिणामी रूप से कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना। चलिए, ये तो हो गई परिणामी कणों की संख्या, बहुत अच्छी बात है। अब कई बार बच्चों यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि भैया बताओ कि एक कोने पर गोले का योगदान या परमाणु का योगदान इकाई कोशिका में कितना है? ध्यान रखना, 1/8 है। टोटल अवयवी कणों की संख्या एससीसी में कितनी है? एससीसी में टोटल अवयवी कणों की संख्या 1 है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा जाता है, संकुलन दक्षता का। संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, ये भी पूछा जाता है यहाँ पे। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? आद्य प्रकार की इकाई कोशिका की संकुलन दक्षता कितनी, ये भी पूछा जाता है। चलो, संकुलन दक्षता क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। बेटा, संकुलन दक्षता का मतलब होता है, संकुलन दक्षता का मतलब ये होता है, समझना बेटा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक अटैची दे दी। अटैची मतलब कि मैंने आपको एक सूटकेस दे दिया। अब सूटकेस के अंदर मैंने आपको बोला कि चलो 3 व्यक्ति हैं। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बात करता हूँ। मान लो एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन है। सर ये हमेशा हर एग्जांपल में राम, श्याम, मोहन क्या बार-बार क्यों आ जाते हैं? बेटा, राम, श्याम, मोहन जो है इनका एग्जांपल लेकर के चीजें बताना बहुत आसान होता है। 3 व्यक्ति हैं, राम है, श्याम है और मोहन, मान लो, ठीक है। या आप में से कोई 3 बच्चे लेते हैं, चलो 3 बच्चे आप में से कोई लेते हैं, चलो जैसे कि मान लो आप में से एक बच्चा कोई लेते हैं खुशहाल मौर्य है, ठीक है। तो एक कोई है, चलो खुशहाल है एक, ठीक है, एक खुशहाल है। और आप में से एक बच्चा मान लो, जैसे कि किसी बच्चे का मुझे नाम याद आ जाए तो ठीक रहता है। जैसे मान लो आप में से कोई है दीपक है, दीपक, चलो दीपक, ठीक है। और आप में से एक कोई है, जैसे कि कोई भी नाम बता दो, जैसे कि कोई राजपूत है, चलो राजपूत, कोई राजपूत है, ठीक है, राजपूत कोई बच्चा है, ठीक है। तो खुशहाल, दीपक और राजपूत, ठीक है, ये 3 बच्चे हैं। अब बच्चों मैंने आप तीनों को, मैंने एक सूटकेस दिया, तीनों को एक एक सूटकेस दिया, इसको भी एक सूटकेस दिया, अटैची सूटकेस मतलब अटैची, एक सूटकेस दिया, इसको भी एक सूटकेस दिया। चलो राजपूत की जगह हम एक नाम लिख लेते हैं, अजय लिख लेते हैं, चलो अजय, अजय हम एक नाम लिख लेते हैं, अजय नाम लिख लेते हैं, लिखना है, चलो अजय नाम लिख दिया, ठीक है। मैंने एक नाम लिख दिया, अजय नाम लिख दिया, इसको एक सूटकेस दिया, उसको एक सूटकेस दिया, इसको मैंने एक सूटकेस अटैची दे दी। मैंने तीनों बच्चों को एक एक अटैची पकड़ा दी, भाई तीनों के पास एक एक अटैची दे दो। चलो अब मैंने आपको बोला कि आपके घर में जितने भी कपड़े हैं ना, वो अपने अपने सूटकेस में आपको डालना है। मैंने तीनों को अलग अलग रूम में बिठा दिया, तीनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तीनों की कोई चर्चा नहीं होती, तीनों को मैंने अलग अलग रूम में बिठा करके बंद कर दिया। और अब मैंने बोला कि उस रूम में जितने भी कपड़े पड़े हैं, सर मान लो उस रूम में कपड़े नहीं होते, अरे मान लो यार वो आपके घर में वो कमरा है जिसके अंदर घर के कपड़े पड़े हुए थे। मान लो मैंने आपको अपने अपने घरों में उन कमरों में बिठा दिया जिनमें आपके घर के सारे कपड़े पड़े हुए, ठीक है। तो मैंने खुशहाल को बोला कि जाओ तुम अपने सूटकेस के अंदर तुम्हारे घर के जितने कपड़े हो सकते हैं सबको डालने की कोशिश करो। तो खुशहाल ने अपने सूटकेस में कपड़े डालने की कोशिश की, उसने यहाँ पर मैंने बोला कि जितने ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हो उतना बढ़िया होगा। तो उसने 10 कपड़े डाले, 12 डाले, 15 डाले, उसने 20 कपड़े डाले, 20 से ज्यादा कपड़े आ नहीं पा रहे सूटकेस में। उसने बढ़िया से दबा करके और बढ़िया से कपड़ों का गुच्छा बना करके और कपड़े भर दिए, 20 कपड़े डाले। उसने बोला मेरे 20 कपड़े, ठीक है। फिर दूसरे के घर पे गया दीपक ने क्या किया, दीपक ने भी कपड़े डालना चालू किया। दीपक ने 1 कपड़ा डाला, 5 डाले, 10 डाले, 15 डाले, 20 डाले, 25। दीपक ने यहाँ पर 18 कपड़े डाल दिए। कितने डाल दिए? 18। सेम सूटकेस के अंदर जो सूटकेस मैंने खुशहाल को दिया था वैसा का वैसा सेम वॉल्यूम का, सेम आयतन का सूटकेस मैंने दीपक को दिया। उसने उसी टाइप के सूटकेस के अंदर 18 कपड़े डाल दिए, ठीक है। फिर मैंने अजय को दिया। अजय ने क्या किया, अजय ने थोड़ा कपड़ों को समेट करके बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से कपड़े डालना चालू किया। उसने देखा कि सर मेरे पास तो मेरे सूटकेस में 22 कपड़े आ रहे हैं। कितने कपड़े आ रहे हैं? 22 कपड़े आ रहे हैं। मतलब कि जिस आयतन का, जिस क्षेत्रफल का सूटकेस मैंने खुशहाल को दिया था, उसी आयतन, उसी क्षेत्रफल का सूटकेस मैंने दीपक को भी दिया, उसी आयतन और उसी क्षेत्रफल का सूटकेस मैंने अजय को भी दिया। तीनों को समान क्षेत्रफल और समान आयतन के सूटकेस मैंने दिए, लेकिन जब कपड़ों को भरने की बारी आई तो अजय ने अपने सूटकेस में सबसे ज्यादा कपड़े भर दिए। इसका मतलब मैं अगर ये बोलूं कि सबसे ज्यादा संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता का मतलब ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं उसी समान आयतन और समान क्षेत्रफल के अंदर किस सूटकेस में है? अजय वाले सूटकेस। मतलब कि अजय ने उसी आयतन, उसी क्षेत्रफल के सूटकेस में 22 कपड़े भर लिए, दीपक ने सबसे कम भरे और खुशहाल ने 30 कपड़े। मतलब कि बच्चों यही से शुरुआत होती है संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता मतलब कि समान आयतन और समान क्षेत्रफल के अंदर कितने अधिकतम कपड़े आपने भरे। अगर किसी ने 22 कपड़े भरे मतलब किसकी संकुलन दक्षता ज्यादा है, किसी ने 18 कपड़े भरे तो मतलब उसकी संकुलन दक्षता कम है, किसी ने 20 कपड़े भरे उसकी संकुलन दक्षता और कम, बीच की है। तो इसको बोलते हैं बेटा संकुलन दक्षता। ऐसे समझो जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि एक डब्बे में मुझे लड्डू बने, चलो लड्डू की बात करें। मान लो
किसी एक डब्बे में लड्डू भरने, अब तीन खुशहाल, अजय और दीपक, इन तीनों को मैंने बोला कि तुम तीनों चलो जाओ डब्बे में लड्डू भरना चालू करो। सेम डब्बा खुशहाल को दिया, वही डब्बा उसी टाइप का मैंने दीपक को दिया, वही डब्बा मैंने अजय को दिया। लेकिन यहाँ पर देखा कि खुशहाल ने उसी डब्बे में थोड़ा दिमाग लगा करके डब्बे में लड्डू सही तरीके से जमा करके 25 लड्डू भर दिए। उसी के अंदर अजय ने अनाप शनाप कहीं पे कोई भी करके दिमाग में लगा बस लड्डू रखने, 15 लड्डू है। तो खुशहाल ने 25 भरे, अजय ने या दीपक ने 15, और हो सकता है तीसरे ने और कम है। तो बच्चों समान आइटम समान क्षेत्रफल के अंदर जितने ज्यादा लड्डू उपस्थित होंगे ना, उतनी ही खाली जगह उस डब्बे में कम रह जाएगी। आप खुद बताओ, अगर सूटकेस में अजय ने सबसे ज्यादा कपड़े भरे हैं तो सूटकेस के अंदर जो खाली जगह है वो सबसे कम किसमें होगी? अजय के सूटकेस में होगी या खुशहाल के सूटकेस में होगी? आप मुझे बताओ, यदि एक सूटकेस के अंदर अजय ने सबसे ज्यादा कपड़े भरे हैं तो सूटकेस के अंदर जो हवा है या जो खाली जगह है या जो रिक्त स्थान है सबसे कम कहां पे होगा? जहां पे कपड़े सबसे ज्यादा भरे हैं वहां पे खाली जगह सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा खाली जगह होगी जहां पे कम कपड़े हैं तो हो सकता है वहां पे जगह खाली रह गई हो। इसी को बोलते हैं बेटा संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता का मतलब है उपलब्ध स्थान का अधिक से अधिक सही इस्तेमाल करना। हो सकता है ये जो सूटकेस आपने लिया है इसमें अधिकतम 25 कपड़े भरने की क्षमता है, लेकिन आपने कितने कपड़े भरे? आपने केवल 22 कपड़े भरे, मतलब कि 25 कपड़े भरे जा सकते हैं लेकिन उसमें से 22 भरे गए। तो संकुलन दक्षता कैसे निकालोगे? 22 भरे जा चुके हैं, टोटल कितने आ सकते हैं? 25 आ सकते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी संकुलन दक्षता। दीपक ने 18 कपड़े भरे, अधिकतम भरे जा सकते हैं 25, लेकिन इसने भरे केवल 18, तो 18 बटा 25। इसको भरने थे 25 बट इसने भी 20 भरे, तो 20 बटा 25। तो संकुलन दक्षता का मतलब है अधिकतम कितना आ सकता है? 100% आयतन है, उस 100% आयतन का कुछ ही भाग आपने कपड़ों को भरने में इस्तेमाल किया और बाकी भाग क्या रह गया? खाली रह गया। इसी को हम बोलते हैं संकुलन दक्षता। जब लाला जी डब्बे में लड्डू भरेंगे तो उनकी कोशिश क्या रहेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा जगह जो हो वो कवर हो जाए और खाली स्थान कम से कम रहे। भाई आप जब लड्डू भरते हो तो लड्डू भरते हो तो क्या होता है? बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह रहती है ना। ये लड्डू भर लो, चलो एक डब्बे के अंदर आप लड्डू भरो, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति में लड्डू भरे, ठीक है, ये तीसरी पंक्ति के अंदर लड्डू भर दिए। मतलब क्या, आप यहाँ देखो, यहाँ बीच में ये खाली जगह रह गई बच्चों, बीच में यहाँ पे क्या रह गई? ये खाली जगह रह गई, ये बीच में आपकी खाली जगह रह गई ये। तो जो बच्चा जितना अच्छे से पूरे स्थान का उपयोग कर पाएगा उसकी संकुलन दक्षता ज्यादा होगी। संकुलन दक्षता का मतलब ये है बच्चों कि उपलब्ध संपूर्ण आयतन का कितना भाग इन लड्डुओं द्वारा या गोलों द्वारा घेरा गया। हो सकता है खुशहाल ने एक डब्बे में 25 लड्डू भरे हैं, टोटल आयतन 100 उपलब्ध है, 25 लड्डू भर दिए, मतलब कि उसने टोटल आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा उपयोग में लिया? 75%, मान लो 75% हिस्सा उपयोग में लिया। 25 से मान लो कि दूसरे बच्चे ने 20 लड्डू भर पाया हो तो उसने 75% आयतन का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी तुलना में कम किया। 75% एक रैंडम नंबर लिया, मान लो 75% उपयोग में लिया। तो अगर 20 लड्डू भरोगे तो उपलब्ध 100% आयतन का केवल 60% ही 20 वाले ने उपयोग किया, और कम तो ये और कम। तो जितना अधिकतम से अधिकतम आयतन आप लड्डुओं द्वारा घेर सकते हो, कवर कर सकते हो, वही कहलाती है संकुलन दक्षता। तो संकुलन दक्षता का मतलब है परिभाषा लिखना, उपलब्ध स्थान का, उपलब्ध 100% आयतन का जितना आयतन अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है वही संकुलन दक्षता कहलाती है। तो उपलब्ध 100% आयतन का जितना आयतन अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है वही संकुलन दक्षता कहलाती है। ठीक है, चलो अब संकुलन दक्षता को निकालते कैसे? तो प्रतिशत संकुलन दक्षता कैसे निकलती है? देखो, संकुलन दक्षता बराबर उपलब्ध गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटा उपलब्ध गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटा घन का कुल आयतन इंटू 100। ये हो जाएगा बच्चों संकुलन दक्षता का फॉर्मूला, उपलब्ध गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटा घन का कुल आयतन इंटू 100। चल अब एससीसी में हमको निकालना, चलो एससीसी में कितने गोले हैं? संकुलन दक्षता, प्रतिशत संकुलन दक्षता, प्रतिशत संकुलन दक्षता, चलो एससीसी में प्रतिशत संकुलन दक्षता, एससीसी में प्रतिशत, एससीसी में प्रतिशत संकुलन दक्षता। बताओ एससीसी में कितने गोले उपस्थित हैं? एससीसी में प्रभावी रूप से एक ही गोला उपस्थित है, तो एक गोले का, एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा घन का कुल आयतन इंटू 100%, ऐसे निकालोगे। चलो गोले का आयतन कैसे निकालते हैं? गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन कैसे निकलता है बच्चों? ये गोला है, गोले की त्रिज्या r होती है, गोले का आयतन कैसे निकालते हो? 4/3 पाई r क्यूब। तो गोले का आयतन कितना होता है? एक गोले का आयतन 1 × 4/3 पाई r क्यूब बटा घन का आयतन कैसे निकलता है? घन की भुजा होती है, घन की भुजा a है, आयतन हो जाएगा a क्यूब, आयतन क्या आ जाएगा? a क्यूब इंटू 100%, ऐसे निकालोगे। चलो यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक है। अब मुझे एससीसी में बताओ, चलो अब देखना बेटा, एससीसी के अंदर, एससीसी के अंदर ये घन की एक भुजा जो होती है, इस घन की भुजा को हम क्या लिखेंगे? a। घन की भुजा क्या होगी? a। चलो घन की ये जो भुजा है उसमें, ये घन की भुजा है ना, चलो घन की भुजा, ये है घन की भुजा, घन की भुजा a। इस घन की भुजा a किसके बराबर? देखो घन की भुजा a किसके बराबर? देखो अगर गोले की त्रिज्या r हो, गोले की त्रिज्या r हो, ये गोले की त्रिज्या r हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर यहाँ पे हो जाएगा r प्लस r, a बराबर r प्लस r, तो a बराबर हो जाएगा 2r, a बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2r, a बराबर यहाँ पे क्या आएगा? 2r। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? a बराबर 2r, तो 2r, a की जगह 2r रख दो, इसका क्यूब इंटू 100%। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 52.4%। ये है बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी की संकुलन दक्षता। मतलब ये है बच्चों इसका कि कुल 100% आयतन में से केवल 52.4% आयतन ही ऐसा है जो कि गोलों के द्वारा घेरा गया है। इसीलिए रिक्त स्थान का प्रतिशत क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान का प्रतिशत क्या होगा? कुल 100 में से
गोलों द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत माइनस कर दो। यदि अगर गोलों द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत 52.4 है और कुल प्रतिशत 100 है तो 100 में से 100 माइनस कर दो, ये आ जाएगा रिक्त स्थान। कितना आ गया देख लो यार, कितना आ गया 52.4 ना, 6 में से 10 में 4 गया 6 7 47.6, तो 47.6% इतना आ जाएगा बेटा। अच्छा, यदि संकुलन दक्षता, यदि प्रतिशत ना बोला जाए, केवल संकुलन दक्षता बोली जाए तो बेटा, यदि आपसे संकुलन दक्षता का प्रतिशत ना पूछ करके केवल संकुलन दक्षता बोली जाए तो 52.4 डिवाइडेड बाय 100 कर दो। बात समझ में आई? यदि आपको संकुलन दक्षता का प्रतिशत ना पूछ करके केवल और केवल आपको संकुलन दक्षता एफिशिएंसी पूछा है तो प्रतिशत में 100 का भाग लगा दो, मतलब कि दक्षता कितनी आ जाएगी 0.524। दक्षता हमेशा इकाई वॉल्यूम में निकलती है। यदि 100 वॉल्यूम के अंदर 52.4 है तो एक वॉल्यूम में कितना होगा 52.4 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.524 ये आ जाएगा बच्चों आंसर। इस तरीके से हम संकुलन दक्षता निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरे सेक्शन पे, और वो है काय केंद्रित इकाई कोशिका। काय केंद्रित इकाई कोशिका बीसीसी। दूसरा क्या है? काय केंद्रित इकाई कोशिका बीसीसी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो सरल केंद्रित, यहाँ पे मैं एक बार परिभाषा बताता हूँ कि परिभाषा मिस हो गई है तो मैं बताता हूँ। सरल प्रकार की इकाई कोशिका क्या बच्चों? घन के सभी 8 कोनों पर 8 गोले होते हैं। घन के सभी 8 कोनों पर 8 गोले होते हैं। और केंद्रित इकाई कोशिका की परिभाषा क्या होगी? केंद्रित इकाई कोशिका की परिभाषा क्या होगी? सभी 8 कोनों के अलावा अन्य झालक बिंदु पर भी अवयवी कण होते हैं। केंद्रित इकाई कोशिका का मतलब ये बच्चों कि सभी 8 कोनों पर तो गोले होंगे ही होंगे, 8 गोलों के अलावा भी गोले हो सकते हैं, जैसे कि फलक के केंद्र पर हो सकते हैं, इकाई कोशिका के केंद्र पर हो सकते हैं, भुजा के केंद्र पर हो सकते हैं। तो 8 कोनों के अलावा और भी कई जगह पर और भी कई झालक बिंदु पर अवयवी कण हो सकते हैं। चलो, तो उसमें ये बताए 3 है, तो उसमें हमको सबसे पहला पढ़ना काय केंद्रित अंतः कोशिका। परिभाषा आएगी सभी, देखना बेटा, घन के सभी 8 कोनों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र पर भी एक अवयवी कण होता है। तो क्या घन के सभी 8 कोनों के अतिरिक्त इकाई कोशिका के केंद्र पर भी अवयवी कण होता है। तो आप देख सकते हैं घन के कितने केंद्र कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा घन के 8 कोनों पर तो अवयवी कण होते ही है, इकाई कोशिका के केंद्र पर भी होता है। इकाई कोशिका के केंद्र पर भी होता है, पूरी इकाई कोशिका के बीच में सेंटर होता है। तो आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये पहला कोने पर तो गोला होता है, ये कोने पर एक गोला, दूसरा है ना 1 2, यहाँ पे 3 लिखते हैं 3 और ये 4 है ना, फिर ये 5 या पीछे की तरफ 6 होता है, फिर ये आपका आ जाएगा 7 और ये 8 8 गोले होते हैं। और 8 गोलों के बीच में देखो, ये बीच में बड़ा सा गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में एक गोला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गोले, और 8 गोलों के बीच में एक गोला होता है। बेटा ध्यान रखें, इस इकाई कोशिका के अंदर ये जो गोले हैं ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, ये दोनों गोले एक दूसरे को, इनकी परिधि एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही, लेकिन ये गोला इस केंद्र वाले गोले को स्पर्श जरूर करता है। तो ये गोला और ये गोला, इनके केंद्र एक दूसरे को स्पर्श जरूर करते हैं, इनके केंद्र एक दूसरे को स्पर्श जरूर करते हैं। समझ में बात? समझ में बात? यहाँ तक की बात क्लियर? तो ये होता है बच्चों। चलो अब इसमें अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं। चलो, सभी 8 कोनों पर क्या बताया? सभी 8 कोनों पर गोलों का कुल योगदान बताओ कितना होगा? एक कोने पर गोले का योगदान कितना होता है? 1/8। भाई एक कोने पर गोले का योगदान 1/8, तो सभी 8 कोनों पर कितना हो जाएगा? 1/8 × 8 मतलब कि 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा चलो, और घन के केंद्र पर जो गोला है उसका योगदान कितना हो जाएगा? घन के केंद्र पर गोले का योगदान ये हो जाएगा बेटा 1। घन के केंद्र पर जो था पूरा एक योगदान करता है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, घन के केंद्र पर जो गोला है वो किसी दूसरे गोले के साथ में साझा नहीं होता, इसलिए पूरा का पूरा संपूर्ण योगदान उसी का होता है, उसी इकाई कोशिका का। घन के केंद्र पर एक योगदान होता है। देखो कोनों पर कितना अवयवी कण हो गया? निष्कर्षतः 1, और घन के केंद्र पर कितना हो गया? 1 1 + 1 टोटल कितने हो गए अवयवी कण? 2। मतलब कि बीसीसी में अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 2। बीसीसी में अवयवी कणों की कुल संख्या हो जाएगी 2। अच्छा अब ये आने के बाद अब लिखेंगे बच्चों संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता क्या लिखेंगे बेटा? संकुलन दक्षता। तो संकुलन दक्षता का फॉर्मूला है, प्रतिशत संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या है? घन में उपस्थित गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन डिवाइडेड बाय घन का कुल आयतन इनटू 100। इनटू क्या हो जाएगा? इनटू 100। चलो ये हो जाएगा। चलो अच्छा यहाँ पर बीसीसी में कुल कितने गोले होते हैं? 2। परिणाम तो 2 होते हैं। एक गोले का आयतन 4/3 πr³ है, तो घन में उपस्थित सभी गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? 1 का 4/3 πr³, तो 2 गोलों का 2 × 4/3 πr³ हो जाएगा। अच्छा घन का कुल आयतन कितना है? a³ इनटू यहाँ पे आ जाएगा 100। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि a जो है वो r के बदले में आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ से r जो है उस r को यहाँ पे मुझे r से कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये वाला r जो है उसको यहाँ नीचे की तरफ r ले तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ताकि इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो अगर मैं a को r के पदों में लिख लूं, यदि ये a r के पदों में आ जाए तो r से r कैंसिल और ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। चलो a को r के पदों में लाने के लिए अब बेटा यहाँ ध्यान देना है, ठीक है? सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, ठीक है? अब देखना बेटा, ये वाला गोला जो है ये इस गोले को स्पर्श कर रहा है और ये वाला गोला इस गोले को स्पर्श कर रहा है ना। चलो और घन
घन की जो भुजा है बच्चों, घन की जो भुजा, ये घन की भुजा कितनी है? ए। घन की भुजा हमने ए मान रखी है। घन की जो भुजा है ये घन की भुजा, ये घन की भुजा कितनी है आपकी? ए। घन की भुजा ए है। यहाँ भी घन की भुजा कितनी है? ये घन की भुजा ए है। घन की भुजा ए, घन की भुजा है। और इस गोले से लेकर के घन के केंद्र में जो गोला और इधर वाला जो कोने पे गोला है, ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसा कुछ। तो ये मैं काम करता हूँ, पहले आपको ये ए और ये वाला पहले मैं आपको बताता हूँ, ये भुजा ए, ये वाली भुजा भी ए। अब देखो, अब बेटा क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, देखो एक चीज देखो बेटा, ये वाला गोला घन के केंद्र पर गोला और घन के केंद्र वाला गोला है वो इसको, ये गोला ये गोला ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टच करें। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि ठीक, यहाँ से लेकर के ये जो बीच में जो बड़ा सा गोला ना उसका केंद्र, उसके केंद्र से लेकर के यहाँ वाला गोला, यहाँ तक के बीच की दूरी अगर मुझे मिल जाए, आर के साथ रिलेशन मिल जाए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इसमें, ठीक है, मैं अपने हिसाब से डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। चलो सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देखना बेटा, हो सकता है अभी भी दिमाग में बात बैठी नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ इसमें मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ। देखो एक बात तो आप मानते हो कि भैया ये वाला जो कोना है यहाँ पर डेफिनेटली गोला होगा, मानते हो? इस कोने पर एक गोला होगा, मानते हो? और इस कोने पर भी एक गोला होगा, मानते हो? अच्छा, और इस पूरे घन के बीच में भी गोला होगा, बीच में एक गोला होगा, ये भी आप मानते हो? चलो, और मानते हो ना इस घन में इस केंद्र पर गोला होगा, पक्का? इस कोने पर एक गोला होगा, इधर वाले कोने पर गोला होगा, और इन दोनों गोलों को स्पर्श करता हुआ बीच में गोला होगा, मानते हो? अच्छा, अब मुझे बताओ कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है बच्चों? ए है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं इसको लिख लेता हूं, इसको मैं ए लिख लेता हूं, इसको मैं बी लिख लेता हूं, इसको मैं सी लिख लेता हूं, इसको मैं डी लिख लेता हूं। ठीक है, चलो बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? बी और सी के बीच की दूरी हो जाएगी ए, बी और सी के बीच की दूरी ए हो जाएगी। अब देखो बेटा, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यदि मैं आपको बोलूं कि त्रिभुज ए बी सी में, बेटा ध्यान से समझना, मैं क्या करने वाला हूं, मैं ए को, देखो मैं फिर से याद दिलाता हूं, मैं क्या करने वाला हूं, मैं ए को आर के पदों में लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बेटा, देखना ध्यान से सर, कब से ध्यान से तो देख रहे हैं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। ये ए भुजा है, ये भुजा है, अगर ये ए है, ये ए, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए से कितना आएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। चलो यहाँ से एसी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? एसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर, एबी कितना है? ए का स्क्वायर, और बीसी, बीसी कितना है? बीसी ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, मतलब कि ये आ जाएगा 2a। एसी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2a का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2a का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2a का स्क्वायर, और यहाँ से लिखता हूँ एसी बराबर अंडर रूट 2a, ऐसे लिखोगे। एसी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2a हो जाएगा। चलो तो ये जो एसी है बेटा, एसी की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट 2, मानते हो? चलो अब मैं काम करता हूँ, अब मैं एक काम और करता हूँ, ए से लेकर के डी तक की मैं दूरी मापने की कोशिश करता हूँ, ए से लेकर के मैं डी तक की दूरी मापने की कोशिश करता हूँ। चलो अब मैं देखता हूँ ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, चलो ए सी डी में क्या क्या होगा, देखो यहाँ पे ए है, ये सी है, और ऊपर की तरफ यहाँ डी है, ए सी डी, देख लो ए सी और डी। ठीक है, ए से सी की लंबाई कितनी? अंडर 2 है, ये आ जाएगा अंडर रूट 2a, ये आ जाएगा। चलो अंडर 2a किया ना मैंने, ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, और एसी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, एसी बराबर अंडर 2a। ठीक है, इसको मैं सही कर लेता हूं, अंडर 2a। ठीक है, चलिए तो ये आ गया अंडर 2। चलो डीसी की लंबाई कितनी है? डीसी भुजा की लंबाई कितनी है बेटा? भुजा कितनी है? देखो ये भुजा की लंबाई जो है ये a के बराबर। चलो यहाँ पे हम भुजा की लंबाई, डीसी की लंबाई a के बराबर लिखेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे एडी निकालना है, तो एडी क्या आ जाए, देखो पाइथागोरस प्रमेय से एडी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। तो यहाँ से मैं एसी का स्क्वायर, एसी मतलब कि अंडर रूट 2a का स्क्वायर, ये लिखूंगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर, ये लिखूंगा ऐसे कौन। अच्छा सीडी कितना है? सीडी कितना? a, तो a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या लिखूंगा? अंडर रूट 2a मतलब कि हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a का स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एडी का स्क्वायर 3 स्क्वायर, और एडी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3a, ये हो जाएगा एडी का मान। क्या हो जाएगा? एडी का मान। चलो अब एडी देखो, ए से डी तक देखो, ए से डी तक ये गोला है, ये गोला है, और ये गोला, 3 गोले हैं। ए से डी तक एक यहाँ गोला है, एक यहाँ गोला है, ठीक है समझ लो। ए से डी तक एक यहाँ गोला है, एक यहाँ इस कोने पे गोला है, और एक बीच में गोला है, यहाँ कहीं गोला है ना। ये थोड़ा सा सही बना लेते हैं इसको, यहाँ कहीं बीच में गोला है ना, ये ग्रीन वाला गोला, साइड में रेड वाला और रेड वाला। चलो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, ये वाली आर, ये वाली आर, और ये वाली आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। तो एडी किसके बराबर है? ए से डी तक 4r के बराबर है, ए से डी 4r के बराबर। इसका मतलब फॉर्मूला क्या आ गया? 4r बराबर अंडर रूट 3a, ए का मान कितना आ जाएगा? 4 बटा अंडर रूट 3r, ये आ गया का मान। इसी ए की वैल्यू को मैं रखूंगा बेटा यहाँ पर। चलो यहाँ पे रखूंगा क्या आएगा देखो, तो प्रतिशत संकुलन दक्षता, प्रतिशत संकुलन दक्षता कैसे आएगी? 2 × 4 बटा 3 पाई क्यूब बेटा, ए का क्यूब, ए क्या होगा? ए का मान 4 बटा अंडर रूट 3r, और ए का क्यूब बेटा, ए का क्यूब, तो इसका आ जाएगा क्यूब इनटू 100, ऐसे लिखोगे। और यहाँ से आपका जो सॉल्व करने पे आएगा बेटा वो आएगा 68%। कितना आ जाएगा? 68%, मतलब कि बीसीसी के अंदर जो संकुलन दक्षता है वो 68% है। अगर संकुलन दक्षता गोलों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन 68% है, तो रिक्त स्थान कितना आ जाएगा? रिक्त स्थान आ जाएगा 100 माइनस 68, 32%। इसका मतलब संकुलन दक्षता अगर प्रतिशत में ज्ञात ना करनी हो, फ्रैक्शन में ज्ञात करनी हो, तो ये दक्षता प्रतिशत में अगर ज्ञात ना करनी हो, बिना प्रतिशत के ज्ञात करनी हो, तो दक्षता आ जाएगा 0.68। दक्षता इकाई आयतन में होती है बेटा, 0.68 आ जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस पूरे कैलकुलेशन से हमारे पास 2 बातें निकल करके आई। 2 बातें क्या निकल करके आती हैं खास? एससीसी में आद्य प्रकार की इकाई कोशिका बच्चों a बराबर 2r, देखो आद्य प्रकार की इकाई कोशिका में संबंध ऐसा, भुजा की लंबाई बराबर 2 × गोले की त्रिज्या की का मान, ठीक है। तो एससीसी में a बराबर 2r एक फॉर्मूला ये आता है बेटा, और बीसीसी के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखो, 4r बराबर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3a बराबर 4r। बीसीसी के अंदर हमारे पास
ये फॉर्मूला आ जाता है। ये बच्चों दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे लिए निकल करके आते हैं, ये रिलेशन ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, बीसीसी के अंदर मुझे संतुलन दक्षता निकालनी है, तो घन में उपस्थित बीसीसी के अंदर उपस्थित जितने भी गोले सबका आयतन बटा घन का कुल आयतन इनटू 100। अच्छा, बीसीसी में कितने गोले होते हैं? 2, 2 × 4 बटा 3 पाई r क्यूब, और घन का कुल आयतन कितना होता है? a क्यूब इनटू 100। अब मुझे क्या करना है, यदि a का मान मुझे r के पदों में मिल जाए, यदि a r के पदों में मिल जाए, यदि a का मान मुझे r के पदों में मिल जाए, तो मैं a की जगह इस r के पदों वाले मान को यहाँ रख दूंगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ये मान मिल जाएगा। तो बस अब मुझे a का r के पदों में मान ज्ञात करना है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले a b और c इस वाले त्रिभुज को देखा, तो a b c को मैंने देखा, a b c को मैंने देखा, मैंने a और c की लंबाई याद कर ली, a c की लंबाई यहाँ से कितनी आई? √2 है। कैसे आई? तो इसकी भुजा a, bc वाला a, तो इसकी जगह आ गया, bc की जगह आ गया, इससे √2 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? तो ये आ गया √2 है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, त्रिभुज a c d लिया, मैंने त्रिभुज a c d लिया, तो a से d में a से c तक तो √2 आ जाएगा, c से d तक a आ जाएगा, तो a से d की लंबाई मेरे पास आ जाएगी। a से d की लंबाई अगर मुझे निकालनी है, तो ad का स्क्वायर पाइथागोरस में लगा दो, ad का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार और लंब का स्क्वायर, ये लगा देते हैं, यहाँ से मेरे पास ad आ गया। ad बराबर कितना आएगा? इस गोले का r, इसका r, तो 4r हो जाएगा 4r। तो ये रिलेशन आ जाएगा और इससे आप सोल्व कर सकते हो। ये बच्चों पूरी कहानी है बीसीसी के अंदर, ठीक है। संतुलन दक्षता भी आ गई। अब हमारा लास्ट इसमें एक हमको पढ़ना है फलक केंद्रित इकाई कोशिका, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो आज हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। और एक हमारे पास यहाँ पे और है अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका, है ना, एंड सेंटर यूनिट सेल, ये भी हम अगली क्लास में देखेंगे। चल, तो पहले हम आते हैं बच्चों क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। घन के कोने पर उपस्थित एक परमाणु का इकाई कोशिका में कितना योगदान होता है? घन के कोने पर उपस्थित एक परमाणु का इकाई कोशिका में कितना योगदान? 1/4, 1/8, 1/2, कोई नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एफसीसी में इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 2, 4, 1, 0। एफसीसी मतलब कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। घन के कोने पर कितना होता है? 1/8 बता रखा आपको मैंने। और एफसीसी में कितना होता है? घन के 8 कोनों पर 8 गोले और एक गोले का योगदान 1/8, तो 1/8 × 8 मतलब कि आंसर आ जाएगा 1। चलिए तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने एफसीसी के बारे में पढ़ा और हमने बीसीसी के बारे में पढ़ा। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में एफसीसी बाकी वो पढ़ेंगे और अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका, ईसीसी, ये जब दोनों हो जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग की, मतलब कि जितनी भी इकाई कोशिका उनके निर्माण कैसे होते हैं, उनकी लेयर्स बनती कैसे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।